फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदले की आग भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा हरजीत सोचने लगा कि एक न एक दिन वो जरूर मिन्नी का दिल जीत कर रहेगा। प्रेम की आंच से तो बड़े से बड़े पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं और मिन्नी को तो उसकी मजबूरियों ने बांध रखा है। एक न एक दिन वो भी दिल से मुझे अपना लेगी क्योंकि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। यही सोचते सोचते हरजीत अपने घर पर भी पहुंच गया। अब आगे और इधर सुनील और शनाया मारिया को लेकर परेशान थे कि आखिर मारिया गई तो कहाँ गई। सुनील के गुंडों ने शहर का कोना कोना छान मारा लेकिन मारिया कहीं नहीं मिली। उधर नाइट स्टार क्लब का मालिक भी परेशान था क्योंकि उसे मारिया जैसी कोई और डांसर नहीं मिल रही थी, इसलिए उसके क्लब में अब लोगों का जाना कम हो गया था। उसने परेशान होकर सुनील को टेलीफोन किया। सुनील ने टेलीफोन उठाकर कहा, सुनील स्पीकिंग। उधर से आवाज आई, मैं हरदयाल थापर। हाँ बोलो थापर, कैसे हो? सुनील ने पूछा। कैसा होगा सुनील साहब, क्लब का धंधा चौपट हुआ जा रहा है। थापर बोला, मैं जानता हूँ इसका कारण मारिया है। सुनील बोला, तो जल्द से जल्द ढूंढिए उसे। थापर बोला, मेरे आदमी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुनील बोला, आपको पता है ना वो क्लब आपका है, मैं तो केवल नामात्र के लिए ही उसका मालिक हूँ। थापर बोला, हाँ पता है, सब पता है। सुनील बोला, तो अब क्या करें, कोई दूसरी डांसर भी तो नहीं मिल रही है। थापर बोला, तुम टेलीफोन रखो, मैं देखता हूँ अगर कोई और डांसर मिल सके तो। सुनील बोला, जी मैंने इसीलिए टेलीफोन किया था कि अब आप क्लब की जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए क्योंकि मेरी बेटी चिंकी विलायत से आ गई है और मैं रोज रोज उसे झूठ बोलकर क्लब नहीं जा सकता। थापर बोला, थापर तुम भी धोखा देने पर उतारू हो गए। सुनील चीखा, ये धोखा नहीं है, मजबूरी है सुनील साहब। थापर बोला, ठीक है मरो, जो करना है करो, लेकिन अभी टेलीफोन रखो। और इतना कहकर सुनील ने टेलीफोन रख दिया। लगता है ये हरदयाल थापर भी नमक हरामी करेगा, इस पर नजर रखनी होगी, सुनील ने मन में सोचा। तभी एकाएक उसने सैम को बुलाने के लिए आवाज दी। सैम फौरन इधर आओ। आया बॉस आया। सैम ने आवाज दी, यस बॉस, क्या बात है? सैम ने सुनील से पूछा, ऐसा है जरा अपने आदमियों से कह दो कि हरदयाल थापर पर नजर रखे, वो कहाँ कहाँ जाता है और किस किस से मिलता जुलता है। सुनील बोला, यस बॉस, मैं सबसे हरदयाल पर नजर रखने को कह देता हूँ। सैम बोला, और सुनो जरा मारिया को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करो, कहाँ चली गई है वो, मुझे जल्द से जल्द उसकी खबर चाहिए। सुनील बोला, यस बॉस, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको आकर खबर देता हूँ। सैम बोला, पक्की खबर ला कर दो कि वो कहाँ है, नहीं तो तुम सबकी भी खैर नहीं। सुनील बोला, ठीक है बॉस। और इतना कहकर सैम चला गया। कहाँ मिलेगी ये लड़की, ये अगर चली गई तो मैं अपना बदला कैसे लूंगा, सुनील मन ही मन बुदबुदाया। फिर सुनील ने शराब की बोतल खोली, एक पैक बनाया और चढ़ा गया। इधर हरदयाल थापर के घर में, डैडी कल मैं अपनी फ्रेंड के संग पिकनिक के लिए फार्म हाउस जाना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे दें तो। चिंकी ने अपने पिता हरदयाल थापर से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकती हो, हरदयाल थापर बोले। थैंक यू डैडी, चिंकी बोली। लेकिन बेटा याद रखना यहाँ विलायत जैसा माहौल नहीं है, हरदयाल थापर बोला। जी डैडी, मैं अच्छी तरह समझती हूँ, चिंकी बोली। वैसे तुम्हारी कितनी सहेलियां जा रही है, थापर ने पूछा। यही होंगी कोई 3-4, चिंकी बोली। तो तुम 2 मोटरें ले जाओ, अच्छा रहेगा, थापर बोला। नहीं डैडी, हम सब एक ही मोटर में चले जाएंगे, चिंकी बोली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन संभल कर जाना, थापर बोला। ओके डैडी, चिंकी ने जवाब दिया। और उधर सुनील के अड्डे पर बोस बोस सैम हड़बड़ाते हुए सुनील के पास आया। क्या हुआ सैम, सुनील ने पूछा। बोस, कल रात फिर उस इंस्पेक्टर दक्ष ने हमारा माल पकड़ लिया। सैम बोला, इडियट, तुम लोगों से कोई काम ढंग से नहीं होता, उड़ा दो उस इंस्पेक्टर दक्ष को, अब मुझे वो इस दुनिया में जिंदा नहीं चाहिए, कैसे भी करके आज ही उसका काम तमाम कर दो। पिछली बार तो बच गया था वो, लेकिन इस बार बचना नहीं चाहिए, और अगर अब की बार वो बच गया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ अब यहाँ से, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सुनील बोला। दोपहर होने को थी, तभी पुलिस चौकी के टेलीफोन पर फोन आया।
इंस्पेक्टर दक्ष ने फोन उठाया और बोला, यस इंस्पेक्टर दक्ष स्पीकिंग। मैं आपका एक शुभचिंतक बोल रहा हूँ, मेरी जान खतरे में है। उस ओर से आवाज आई, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? इंस्पेक्टर दक्ष ने पूछा। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता चल गया है, इसलिए सुनील के अड्डे पर मुझे कैद कर लिया गया है। मौका मिलते ही मैंने आपको यहाँ के टेलीफोन से टेलीफोन कर रहा हूँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। उस ओर से आवाज आई, ठीक है, तुम जल्दी से वहाँ का पता ठिकाना बताओ, इंस्पेक्टर दक्ष ने कहा। और उस पत्रकार ने जल्दी से अपना पता ठिकाना बता दिया। अच्छा, तो मैं भी अभी वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर दक्ष ने टेलीफोन रख दिया। दक्ष ने फौरन अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़ा उस ठिकाने पर। दक्ष रास्ते पर तेज रफ्तार से अपनी मोटरसाइकिल पर चला जा रहा था। उसे तो जल्द से जल्द सुनील के उस अड्डे पर पहुंचकर उस पत्रकार को बचाना था। कुछ ही देर में दक्ष एक वीरान और सुनसान सड़क पर था। दोपहर का समय था, सूरज भी अपने शिखर पर था। ऊपर से सड़क पर कोई भी वाहन नहीं दिख रहा था। तभी दक्ष ने देखा कि सड़क के बीचों बीच कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे हैं और उन्हें हटाए बिना आगे नहीं जाया जा सकता था। दक्ष ने अपनी मोटरसाइकिल एक ओर खड़ी की और उतरकर उन पत्थरों को हटाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी झाड़ियों में से कुछ लोग झुंड में निकले और दक्ष पर वार करने लगे। दक्ष भी बड़ी हिम्मत के साथ उन सब का सामना करने लगा। वो अपनी भरपूर कोशिश से अपना बचाव कर रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और दक्ष का सर नीचे पड़े बड़े से पत्थर पर जा टकराया। दक्ष के सिर से खून की धार बहने लगी। ये देखकर उन गुंडों में से एक बोला, चलो हमारा काम और भी आसान हो गया, इसे जान से मारने में अब वक्त नहीं लगेगा। लेकिन तभी उन्हें किसी मोटर के आने की आवाज सुनाई दी और फिर से सब जाकर झाड़ियों में छिप गए। दक्ष जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था और करा रहा था। तभी वो मोटर उसके पास रुक गई और उनमें से 3-4 लड़कियां उतरी, जिनमें से एक चिंकी भी थी। दक्ष को घायल देखकर चिंकी बोली, ये तो पुलिस की वर्दी में है, लगता है इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, चलो इन्हें फौरन अस्पताल ले चले। हाँ सही कहती हो, उनमें से एक बोली। पहले चिंकी ने जल्दी से आइस केस से बर्फ निकाली जिसमें उसने ठंडे पेय की बोतलें रखी थी। उस बर्फ को उसने रुमाल में लपेटा और दक्ष की चोट वाली जगह पर रख दिया, जिससे खून का बहाव कुछ कम हो गया और सबने मिलकर उसे उठाकर मोटर में डाला। फिर चल पड़ी फौरन अस्पताल की ओर। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर उसने फौरन नर्स से कहकर डॉक्टर को बुलवाया और दक्ष का इलाज शुरू हो गया। दक्ष बिल्कुल ठीक था, सर की चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, बस खून ज्यादा बह गया था। दक्ष पूरी तरह बेहोश भी नहीं हुआ था। उसे सब याद था किस तरह उस लड़की और उसकी सहेलियों ने उसकी मदद की थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चिंकी से बोले, मरीज बिल्कुल ठीक है, क्या आप मरीज को जानती हैं? जी नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हमें सड़क पर घायल मिले थे, इसलिए हम उन्हें आपके पास ले आए। चिंकी बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो समय पर उन्हें ले आई। डॉक्टर साहब बोले, वो होश में तो है ना डॉक्टर साहब? चिंकी ने पूछा। जी वो बिल्कुल ठीक है और आपसे मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब बोले। और उनके घर वालों को खबर की आपने? चिंकी ने डॉक्टर से पूछा। जी बस उनसे उनका पता पूछने ही जा रहा था, डॉक्टर साहब बोले। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ और उनके घर जाकर ये खबर देती हुई अपने घर चली जाऊंगी। चिंकी बोली, ठीक है तो ऐसा कर लीजिए, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, डॉक्टर साहब बोले। फिर चिंकी दक्ष के पास पहुंची और बोली, आप ठीक तो है ना? बस आपकी मेहरबानी है जो मैं सही सलामत हूँ। दक्ष बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। चिंकी बोली, और उस फर्ज को आपने बहुत अच्छी तरह निभाया। दक्ष बोला, जी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। चिंकी बोली, जी नहीं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो आप सबने मिलकर मेरी जान बचाई। दक्ष बोला, जी अब मैं चलती हूँ। चिंकी बोली, इतनी जल्दी चले जाइएगा, मेरा हाल तो पूछ लीजिएगा। दक्ष बोला, जी मैं कुछ समझी नहीं। चिंकी बोली, अनजान मत बनिए। दक्ष बोला, अच्छा अपने घर का पता बता देते तो मैं आपके घर खबर करती हुई अपने घर निकल जाती। चिंकी बोली, अब और कितनी मेहरबानी कीजिएगा मुझ पर? दक्ष ने पूछा। मेहरबानी किस बात की? चिंकी बोली, आप रहने दीजिए, मैं टेलीफोन किए देता हूँ। दक्ष बोला, ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
चिंकी बोली। अब ख्यालों में तो हम डूबने वाले हैं किसी के। दक्ष बोला। भला किसके ख्यालों में डूबेंगे, मैं भी तो जरा सुनूं। चिंकी बोली। रहने दीजिए, फिर कभी सुनिएगा। दक्ष बोला। ठीक है, और इस बार मैं चली ही जाती हूँ, नहीं तो फिर से आप मुझे अपनी बातों में उलझा देंगे। चिंकी बोली। अरे उलझ तो हम गए हैं। दक्ष बोला। कहाँ उलझ गए हैं आप, चिंकी ने पूछा। किसी की जुल्फों में। दक्ष बोला। ठीक है, तो आप उलझे रहिए, मैं चलती हूँ। और इतना कहकर चिंकी वहां से चली गई। चिंकी को जाते हुए दक्ष तब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गई। दक्ष के एक्सीडेंट की खबर सुनकर सेठ रामपाल, अमर, अरमान चाचा सभी दौड़े आए। परेशान होकर सेठ रामपाल जी बोले, बेटा अब तू ये पुलिस की नौकरी छोड़ दे, अपना इतना बड़ा व्यापार है, उसे संभाल ले। ये तेरा रोज रोज खून बहते हुए मैं नहीं देख सकता। डैडी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, नौकरी छोड़ना बुजदिली होगी। दक्ष बोला। और तेरा रोज रोज घायल होकर बिस्तर पर पड़ना, ये क्या ठीक है। सेठ रामपाल जी बोले। लेकिन डैडी ये सब तो पुलिस वालों के साथ अक्सर होता रहता है। दक्ष बोला। भला हो उस लड़की का जिसने तुझे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन वो थी कौन। अमर बोले। पापा मैं नहीं जानता, और मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। दक्ष अमर से बोला। अरे कैसे पुलिस वाले हो भाई, जो नाम भी नहीं पूछा। अरमान चाचा बोले। मैं तो भूल ही गया। दक्ष बोला। बताओ, हम उस लड़की का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। रामपाल जी बोले। अब कैसे पता करेंगे कि वो कौन थी। अमर बोले। अरे जब वो मुझे अस्पताल लाई होगी तो उसने यहाँ अपने साइन और पता लिखा होगा, उसी रजिस्टर में होगा उसका नाम। दक्ष बोला। ये सही कहा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अमर इतना कहकर रिसेप्शन पर रजिस्टर देखने चले गए और थोड़ी देर बाद वो लौटे और सबसे कहा कि उसका नाम चिंकी थापर है। अच्छा, तो उसका नाम चिंकी था। दक्ष बोला। मैं चिंकी के घर जाकर उसका शुक्रिया अदा कर दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हें इस बार अस्पताल में और कितने दिन रहना पड़ेगा। रामपाल जी बोले। वो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। दक्ष बोला। तभी डॉक्टर साहब दक्ष के कमरे में आए और पूछा, इंस्पेक्टर साहब अब कैसा लग रहा है। अब तो पहले से बेहतर हूँ। दक्ष बोला। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी दक्ष को अस्पताल में कब तक रहना होगा। रामपाल जी ने पूछा। जी बस 1-2 दिन और थोड़ा ऑब्जर्वेशन पर रखना पड़ेगा, इसके बाद दक्ष घर जा सकता है। उस रात अरमान चाचा दक्ष के पास अस्पताल में रुके। रामपाल जी और अमर घर आ गए। रामपाल जी घर पहुंचे ही थे कि सिमरन बोली, डैडी दक्ष भैया का एक्सीडेंट हो गया और आपने मुझे बताना भी मुनासिब न समझा। मैंने सोचा तू बेवजह ही परेशान होगी, इसीलिए नहीं बताया। मैं देख कर आ रहा हूँ, वह बिल्कुल ठीक है। भला हो उस लड़की का जो उसने दक्ष को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया। सेठ रामपाल जी बोले। वैसे कौन थी वो लड़की, सिमरन ने पूछा। उसका नाम चिंकी है। सेठ रामपाल जी बोले। कहीं चिंकी थापर तो नहीं। सिमरन बोली। हाँ यही नाम तो था उसका। सेठ रामपाल जी बोले। अरे वो तो मेरी सहेली है, अभी कुछ दिन पहले ही विलायत से लौटी है। मैं उस दिन सुबह सुबह उसी को लेने तो एयरपोर्ट गई थी जब उस लड़के से मेरी झड़प हो गई थी। वो स्टार नाइट क्लब के मालिक की बेटी है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सिमरन बोली। तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो तुम उसे टेलीफोन करके घर बुला लेना, उसे शुक्रिया कहना है। रामपाल जी बोले। ठीक है डैडी, यही ठीक रहेगा। सिमरन बोली। चल मैं रामू को बोल दूं कि अस्पताल जाकर खाना पहुंचाए। सेठ रामपाल जी बोले। ठीक है डैडी, मैं तब तक टेबल पर खाना लगवाती हूँ। इतना कहकर सिमरन चली गई। और उधर जब अमर घर पहुंचा तो उसने भी मिन्नी को दक्ष के एक्सीडेंट की बात बताई तो वो भी परेशान होकर बोली, पापा आप अकेले चले गए, मैं भी उसे देखाती कि वो कैसा है। अरे अब ठीक है, वो अरमान चाचा रात को उसी के पास रहेंगे और फिर बहुत बहादुर है हमारा दक्ष, उसे आसानी से कुछ होने वाला नहीं है। तो कल चली जाना उसे मिलने। अमर बोला। ठीक है, लेकिन डर तो लगता ही है ना। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मिन्नी बोली। और उधर चिंकी के घर पर चिंकी अपनी बालकनी में डिनर करने के बाद टहल रही थी। तभी उसने देखा एक बड़ी सी मोटर उसके बंगले के पास आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरकर भीतर आया और दरबान से पूछा, थापर घर पर है या नहीं, या कहीं बाहर गया है। जी साहब घर पर ही है, मैं उन्हें बुला देता हूँ। दरबान बोला।
उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बुला लेता हूँ। और इतना कहकर वो आदमी बंगले के अंदर घुस गया। रुकिए साहब, ऐसे मत जाइए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे साहब को सूचित करने दीजिए। दरबान बोला, तू 2 कौड़ी का आदमी, तेरी इतनी जरूरत कि मुझे अंदर जाने से रोकता है। वो आदमी बोला, साहब मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। दरबान बोला। वो आदमी नहीं माना और थापर, कहाँ है तू, बाहर निकल। ऐसा कहते हुए बंगले के अंदर तक चला गया। उसकी आवाज सुनकर हरदयाल थापर बाहर आया और पूछा, कौन है? मैं हूँ थापर, सुनील। वो आदमी बोला, आइए आइए सुनील साहब, कहिए कैसे आना हुआ? हरदयाल थापर ने पूछा, मैं यहाँ खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ, तुझे हिदायत देने आया हूँ कि अब से तूने मेरे मामलों में दखल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनील चीखा, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। हरदयाल थापर बोला, तूने नहीं, लेकिन तेरी बेटी ने दखल दिया है, उसे समझा कर रखना, वरना तेरे और तेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनील फिर से चिल्लाया, लेकिन ऐसा उसने क्या किया है? थापर ने पूछा, तेरी बेटी की वजह से आज वो इंस्पेक्टर दक्ष दोबारा मेरे हाथों से बच गया, नहीं तो आज दक्ष की जान चली गई होती। सुनील बोला। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।